यह वाक़या उस दौर का है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड के हमरा लॉन्ग रूट पे, या आप कह सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर सफ़र के लिए रवाना हुए थे। हम लोगों का जो बेसिकली ताल्लुक़ था वो लाहौर से था, और 2005 में जब हमारी शादी हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड के हमरा इस्लामाबाद के लिए, या आप कह सकते हैं कि मरी वगैरह घूमने के लिए रवाना हुई थी। जब हम लोग निकले थे तो ये नवंबर के दिन चल रहे थे, और जो लोग पंजाब में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि पंजाब के अंदर नवंबर में भी सर्दी हुआ करती है। उस दौर में क्योंकि मोटरवे मौजूद नहीं था, तो अगर आप इस्लामाबाद का सफ़र करें तो कम से कम 6 या 7 घंटे लग जाया करते थे। तो वैसे ही जब हम लोग निकले तो तकरीबन शाम के 7 या 8 बजे का टाइम था, और हमारा प्लान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बजे तक जब हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे 1-2 रातें गुजारने के बाद फिर आगे मरी वगैरह की तरफ निकल जाएंगे। खैर, जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक तो हम लोग नहीं निकल सके, और हमें निकलने में खासी देर हो गई थी। जब हम लोग निकले तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। हालांकि जो मेरी सास थी, इवन कि जो मेरी मदर भी थी, वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो तुम लोग अगले दिन यानी कि अगली सुबह रवाना हो जाओ। लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इस लॉन्ग रूट पे इस अच्छे सफ़र को एंजॉय करें, और जाहिर सी बात है हमारी जो एज थी वो इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, हमारे अंदर घूमने फिरने का या एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ मौजूद था। बहरहाल हम लोग जब रवाना हुए तो शुरू के जो 2 या 3 घंटे का सफ़र था ये बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 या 3 घंटे का सफ़र करने के बाद मज़ीद आगे पहुँचे तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था जैसे धुंध बढ़ती चली जा रही है, और उसके साथ साथ सर्दी की जो शिद्दत थी उसमें भी इजाफा हो चुका था। अब जबकि हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे और हमारा तकरीबन आधा सफ़र तय पा चुका था, तो इत्तफाक से जो मेरे हस्बैंड थे उनको एकदम से वॉशरूम की ज़रूरत महसूस होने लगी। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई भी पॉइंट नज़र आता है या कोई मोटल या होटल टाइप की जगह नज़र आती है तो कुछ देर के लिए गाड़ी रोक देंगे, फ्रेश वगैरह होंगे और फिर दोबारा से अपने सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। लेकिन इत्तफाक के तकरीबन 15 या 20 मिनट तक हम लोग मुसलसल गाड़ी चलाते रहे, लेकिन ना ही कोई होटल नज़र आया और ना ही कोई ऐसी जगह नज़र आ रही थी जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह को यूज़ कर सकें। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके एक ऐसे मकाम पे या एक ऐसी जगह पे हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ पे हमने देखा कि शायद एक पुलिस वाला था जो खड़ा हुआ था, और शायद वो अपनी मोबाइल का या पुलिस वगैरह का वेट कर रहा था। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उस पुलिस वाले को देखा तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो गाड़ी थी वो उसके बिल्कुल सामने ले आके रोक दी। अब मेरे हस्बैंड उससे पूछने लगे कि यहाँ पे करीब में कोई गांव या इस तरह की जगह मौजूद है जहाँ पे हम कुछ देर के लिए नीचे उतर के फ्रेश वगैरह हो जाएं और फिर दोबारा से अपने सफ़र के लिए रवाना हो सकें। पहले तो जो पुलिस वाला था वो कहने लगा कि मेरे ख्याल में करीब जवार में कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ उतरें तो तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले के बाद एक बहुत बड़ा सा मार्ट मौजूद है, और वहाँ पे उसके साथ साथ पेट्रोल पंप भी है। अगर आप चाहें तो आप उस तरफ चले जाएं, आप पहले पेट्रोल डलवा लीजिएगा और उसके बाद वहाँ से फ्रेश होके वापस से अपने सफ़र पे रवाना हो जाइएगा। अब पहले तो जो मेरे हस्बैंड थे वो सोचने लगे कि इस तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि ये जो रास्ता नीचे उतर रहा था इस पे बज़ाहिर ना कोई लाइट नज़र आ रही थी
बस इतना पता चल रहा था कि एक कच्ची पक्की सड़क है और दूर कहीं जाके इक्का दुक्का लाइट्स थी जो यहाँ से ही नजर आ रही थी। अब क्योंकि एक अजीब सी बेचैनी थी जो इनके ऊपर तारी थी, तो मैं भी चाहती थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम जाके आधे या पौन घंटे के लिए रेस्ट कर सकें। मैंने इंसिस्ट किया और मैंने इनको मजबूर किया कि हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पे मार्ट मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने गाड़ी को इस कच्चे पक्के रास्ते पे उतारना शुरू कर दिया था। वो जो पुलिस वाला था उसके मुताबिक तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे वो मार्ट मौजूद था और जिस तरह से उसने गाइड किया था उसकी गाइडेंस के मुताबिक ही मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे। खैर जैसे ही 2 या 2.5 किलोमीटर का फासला तय हुआ तो हम वो जो मेन रोड था जिसे आप हाईवे कहा करते थे उस हाईवे से नीचे की तरफ उतर आए थे और हम इस कदर आगे आ चुके थे कि पीछे पलटने पे अब ना हमें वो हाईवे नज़र आ रहा था और ना ही वहाँ की कोई रौनक या रोशनी दिखाई दे रही थी। खैर इसी रोड पे चलते चलते एकदम से मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को स्लो करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी की स्पीड को स्लो करना शुरू किया तो मैं उनकी तरफ देखने लगी। अब जब मैंने उनकी तरफ देखना शुरू किया तो मुसलसल सामने की तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े से परेशान हैं। अब जब मैंने भी सामने की तरफ देखना शुरू किया तो गाड़ी की लाइट्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो सामने रोड के ऊपर न सिर्फ मौजूद है बल्कि शायद वो रोड के ऊपर बैठा हुआ है। अब क्योंकि गाड़ी उस शख्स से या जो भी लोग वहां पे बैठे हुए थे उनसे काफी फासले पे मौजूद थी तो शायद इसीलिए मेरे हस्बैंड ने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी की जो स्पीड थी उसको स्लो करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर हम इसी स्पीड में या तेज रफ्तारी में गाड़ी को चलाते रहते तो हो सकता है कि जो भी रोड पे लोग बैठे हुए थे उनकी जान को खतरा हो जाता। खैर मेरे हस्बैंड ने उनके बिल्कुल करीब जाके गाड़ी को ना सिर्फ रोक दिया बल्कि गाड़ी की रोशनी में वो उन लोगों को पहचानने की या उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। अब गाड़ी रुकी हुई थी, इसकी लाइट्स ऑन थी और गाड़ी की रोशनी में हमने देखा कि उस रोड के ऊपर एक औरत और शायद उसकी बेटी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। इन दोनों का जो मुंह है वो हमारी तरफ है और ये समझ से बाहर था कि इतनी रात में इस सर्दी में इस वीरान रोड पे ये औरत बिलाखिर अपनी बेटी के साथ यहाँ पे क्या कर रही है। अब मेरे हस्बैंड ने पहले अंदर से बैठे बैठे ही शीशा खोलने के बाद उनकी तरफ चीख के उनको कहना शुरू किया कि अम्मा क्या पागल हो गई है, रोड से हट वरना तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने इस तरह से बोला तो बज़ाहिर वो जो भी औरत थी या उसके साथ जो भी उसकी बेटी मौजूद थी उन दोनों ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब मेरे हस्बैंड ने दोबारा से अपना जो सर था वो खिड़की से बाहर निकाला और चीख चीख के वो कहने लगे कि रोड के ऊपर से हट जाओ, अगर तुम रोड के ऊपर से नहीं हटी तो मैं गाड़ी तुम दोनों के ऊपर चढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। ये जो मेरे हस्बैंड ने बात कही थी इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि वाकई में वो इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाहते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि जो औरत है या उसके साथ जो लड़की है वो ना सिर्फ सामने से हट जाए बल्कि हमें यहाँ से गुजरने का रास्ता दे दें। लेकिन मजाल कि वो जो औरत थी या उसके साथ जो भी लड़की थी उन दोनों ने कोई जवाब दिया हो। अब जब दूसरी दफ़ा में भी इस औरत ने और उसकी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड ने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। बहुत स्लो स्पीड में वो गाड़ी को आगे कर रहे थे और बार बार हॉर्न बजा के उनको हटाने की या उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो जो औरत थी या उसकी जो बेटी थी
ये लोग जर्रा बराबर भी रोड के सामने से हटने को तैयार नहीं थे। बिलाखिर मेरे जो हस्बैंड थे उनको ऐसा लगा कि शायद क्योंकि गाड़ी की लाइट चल रही हैं और गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई है, तो इसीलिए इन दोनों को ना ही कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। बेहतर यह है कि मैं गाड़ी के इग्निशन को ऑफ करता हूँ और गाड़ी को बंद करने के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकल के इनके पास जाता हूँ और इनसे बोलता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ से उठ के साइड में बैठ जाएं। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी की जो लाइट्स थी उनको बंद किया और उनको बंद करने के साथ साथ गाड़ी के इग्निशन को ऑफ किया, तो जैसे ही गाड़ी की लाइट्स बंद हुई तो एकदम से वो जो औरत थी या जो उसकी बेटी थी, जो कि अभी हमारे सामने ना सिर्फ रोड पे बैठे हुए थे बल्कि मुसलसल उनका जो चेहरा था वो हमारी तरफ था। लेकिन अजीब बात ये हुई, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी की लाइट्स को बंद किया तो गाड़ी की लाइट्स बंद होने के बाद वो जो औरत थी या उसके साथ जो उसकी बेटी थी, ऐसा लगा कि दोनों एकदम से गायब हो चुके हैं। अब पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगे कि जो औरत अभी यहाँ पे बैठी हुई थी या उसके साथ जो उसकी बेटी मौजूद थी, ये बिलाखिर एकदम से कहाँ गायब हो गए। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या बोलूं। खैर, इन्होंने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की और इनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि अब मज़ीद इस जगह पे रुकना या यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी की जो लाइट्स थी उनको ऑन किया, तो दोबारा से वही औरत और वही बच्ची रोड पे बैठे हुए थे। और ना सिर्फ अब वो वहाँ पे बैठे हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जो औरत है वो भी और उसके साथ जो लड़की मौजूद है, ये दोनों ना सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए हैं बल्कि हम दोनों को देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। अब ये जो कुछ हुआ था ये ना सिर्फ मेरे सामने हुआ था बल्कि मेरे हस्बैंड भी इस बात के गवाह थे। खैर, उन्होंने फ़ौरन से गाड़ी को ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि स्टार्ट करने के बाद एकदम से रिवर्स किया और पूरी कोशिश के साथ एकदम से गाड़ी को मोड़ के वापस से जिस रूट से या जिस तरफ से हम लोग यहाँ पे जा रहे थे उसी रूट की तरफ गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। अब हमारा जो मुंह था वो हाईवे की तरफ था और हमारी जो मंजिल थी वो वही रोड था जिस रोड से नीचे उतर के हम इस गांव या मार्ट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई हमें फॉलो कर रहा है, और ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि हमारी गाड़ी के पीछे से औरतों की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो सफ़र था, जो कि उस जगह से रोड तक का सफ़र था, ये मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रास्ता था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने शायद 100 या उससे ऊपर गाड़ी की स्पीड रखी हुई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे करके हम उसी रोड पे यानी हाईवे वाले रोड पे न सिर्फ वापस आ चुके थे बल्कि जैसे ही हमारी गाड़ी रोड के ऊपर आई तो इत्तेफाक से रोड के कोने पे एक पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी। अब मेरे हस्बैंड ने कुछ देर के लिए पुलिस मोबाइल के सामने जाके गाड़ी को रोका और जब उनको कुछ सुकून महसूस हुआ या उनको अपनी तबीयत बेहतर महसूस होने लगी तो फिर हमने दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हमें याद है कि जैसे तैसे जब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद पहुँचने के बाद न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को 103, 104 बुखार हो चुका था। तकरीबन 6 या 7 दिनों तक मुझे और मेरे हस्बैंड को न सिर्फ बुखार रहा बल्कि हमें मुसलसल अपने कमरे में किसी औरत के चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कभी कभी हमें बाकायदा ऐसा महसूस हुआ करता था जैसे हमारे कमरे में हमारे अलावा भी कोई ना कोई है जो मौजूद है।
हम लोगों का जो बुनियादी काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और ये जो वाकया मेरे साथ पेश आया था ये 2002-2003 में पेश आया था। उस दौर में ये आपसे तकरीबन 20 साल पहले मैंने ट्रक चलाना नया नया सीखा था। खैर, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, या आप कह सकते हैं कि एक माल था जो मुझे सक्खर से लेके कराची शहर तक न सिर्फ पहुंचाना था बल्कि कराची में 2-3 दिन का क़याम करने के बाद कुछ सामान कराची से लेके वापस सक्खर में आना था। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मेरे ख्याल में मैं शायद रानीपुर या उसके करीब किसी हाईवे पे मौजूद था। शदीद सर्दी हो रही थी और इत्तफाक से मैं अकेला ना सिर्फ ट्रक चला रहा था बल्कि आज मुझे अपने पार्टनर की या अपने कुलीग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। खैर, मेन रानीपुर में या उससे करीब व जवार की कोई जगह थी। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं ट्रक चला रहा हूँ उस रोड के आखिर में या उस रोड के अख्ताम की तरफ लेफ़्ट साइड पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि शायद कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है। अब जैसे ही मेरा जो ट्रक था आहिस्ता आहिस्ता करके उसके करीब पहुंचा तो वाकई में वो एक बड़ी हसीन और जमील लड़की थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है। लेकिन इतनी रात में इस गांव जैसे माहौल के अंदर किसी लड़की का इस तरह से बाहर निकलना, और ना सिर्फ बाहर निकलना बल्कि तैयार होके एक हाईवे की जगह पे खड़ा होना, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर थीं। खैर, जैसे ही मैं उस लड़की के करीब पहुंचा तो उस लड़की ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगने का इशारा दिया। अब जैसे ही उसने इशारा किया तो मेरा जो ट्रक था मुश्किल से उससे 40 या 30 फीट के फासले पे मौजूद था। यानी मेरे पास कुछ टाइम था कि मैं सोच सकता था और उसके बाद गाड़ी को रोक सकता था या फिर मैं गाड़ी को मज़ीद आगे बढ़ा सकता था। लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से मेरे दिल में आई कि इतनी रात में किसी लड़की के चक्कर में पड़ना या उसको लिफ्ट देना कतन ठीक नहीं है। लिहाजा मैंने उसको इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद आगे ही बढ़ता चला गया। अब जब मैंने उसको इग्नोर किया और मैं आगे बढ़ता चला गया तो तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लगा जैसे जो मेरा ट्रक है, इस ट्रक में जहाँ पे ड्राइवर या पैसेंजर बैठा करते हैं उसके बिल्कुल बैक पे एक छोटी सी रेस्ट की जगह हुआ करती है। बहरहाल मुझे लगा कि उस जगह पे कोई मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की है जो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। पहले तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे मुसलसल दोबारा से उसके मुस्कुराने की या हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने चलते हुए ट्रक में ही एकदम से पलट के देखा। अब जैसे ही मैंने अपने ट्रक में पीछे की तरफ पलट के देखा तो मैंने देखा कि वही लड़की जो अभी कुछ देर पहले मुझसे लिफ्ट मांग रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई थी, वो मेरी ट्रक की बैक साइड पे न सिर्फ बैठी हुई है बल्कि मुझे अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है। अब ये वो लम्हा था जिस लम्हे न सिर्फ मुझे अपने आसाब पे काबू रखना था बल्कि पूरी कोशिश करनी थी कि किसी भी तरह ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता करके रोकूं और रोकने के बाद ट्रक से बाहर निकल के भागता चला जाऊं, क्योंकि उस लड़की का जो कि रास्ते में खड़ी हुई थी एकदम से मेरे ट्रक के अंदर आ जाना और वो भी बैक साइड पे आके बैठ जाना, ये इस बात की यकीन दहानी था कि यकीनन ये जो मखलूक है ये कम अज़ कम इंसान नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र कि मैंने अपने आसाब पे काबू रखा और साथ साथ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी लड़की है या जो भी मखलूक है वो अजीब तरीके से हंसना शुरू हो चुकी है। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रक की जो स्पीड थी उसको ना सिर्फ स्लो किया
बल्कि फाइनली मैंने ट्रक को रोक दिया। अब जैसे ही मैंने ट्रक को रोका और ट्रक को रोकने के बाद मैं एकदम से पलटा और मैंने वापस से पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। शायद मैंने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी थी या अपने आसाब पे काबू रखा था, तो इसी वजह से वो जो भी मखलूक थी वो ना सिर्फ यहाँ से जा चुकी थी, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। आम तौर पे कहा जाता है कि इस तरह की जो मखलूक़ात हैं वो जानबूझ के आपको हाईवे पे या ऐसी जगहों पे नज़र आया करती हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप किसी भी तरह डर जाएं, और ना सिर्फ डरें बल्कि फिर आपकी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाए।